ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को ठीक से सुनाई दे रहा ना? जी मैम। लेकिन मेरा वाइट ट्यूब मिट गया है तो मैं फिर से करूंगी। तो हम लोग कर रहे थे इसके पहले करे थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या करना है, ये कि सपोजिंग मेरे पास n मॉलिक्यूल्स है, हम लोग ने कहा कि ये n मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली इन मोशन है, राइट, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, राइट। ये इसको हम लोग बुलाते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और ऐसे मूव करते हैं कि उनका x का वेलोसिटी जो है वो है u, y की वेलोसिटी है v, z की वेलोसिटी है w, राइट। और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, लेकिन हमारा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट होता है, राइट। यानी कि ये तीनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है, राइट। और हम लोग ने ये भी देखा है कि ये जो वेलोसिटी है ये ऑब्वियसली फंक्शन है ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, राइट। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आपका गैस जितना गर्म है उसके बेसिस पे आपके मॉलिक्यूल्स उतने ही तेजी से मूव होंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया, मैम फिर नहीं, क्या हो जा रहा है मैम? क्या हो जा रहा है? फिर से साउंड आ रहा है, कहीं से साउंड आ रहा है, कुछ लग रहा है सिस्टम वगैरह का कुछ। अब गया ना साउंड? अब गया, हल्का हल्का है। अच्छा, तो ये है आपका, ये है फिर हो रहा मैम। लग रहा है बारिश हो रही है मैम। प्रेशर कुकर है मैम। कुकर है, प्रेशर कुकर। मैं क्या करती हूँ इसको, मेरे पास एक और उपाय है, वो मैम ईयरफोन की वजह से हो रहा है क्या? क्या चीज? ईयरफोन की वजह से हो रहा है क्या? नहीं, मैं बिना ईयरफोन के कर रही हूँ। मैं अब क्या करूँगी, मैं इसको मेरे फोन पे लगा लेती हूँ, ठीक है, और कंप्यूटर का ऑडियो बंद करके अब ठीक है, आपको ठीक सुनाई दे रही है आवाज अब? यस मैम, यस मैम। हाँ, ये अब मैं फोन पे कर रही हूँ, ठीक है। ठीक, ये वीडियो बंद करके फोन पे ये करती हूँ और लैपटॉप पे वो, ठीक है। तो हम लोग ये कर रहे थे कि ये थे मेरे, ये याद है, ये हमारा ए क्यूब्ड है, अरे सॉरी, ये हमारा ए क्यूब्ड है, राइट, जो हम लोग ने डिराइव किया था। ये है मेरा e टू द पावर ऑफ -m/2kT, और यहाँ आता है मेरा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, राइट, इंटू du, dv और dw, राइट। तो ये है मेरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेलोसिटीज। और मैंने आपको इसको ग्राफिकली भी बताया है कि अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो ये अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस पे n डालूंगी, उप्स, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, राइट, और यहाँ मैं डालूंगी हमारा वेलोसिटी, राइट, तो आप देखेंगे कि ये इस किस्म का कर्व बनेगा, राइट, क्योंकि इसमें देखिए दो फैक्टर्स है, एक e पावर का है जो घटाता है इसको, देखिए ये घटाने का फैक्टर है क्योंकि e पावर माइनस का है तो ये घटाता है, और बढ़ाने का फैक्टर ये वाला है, तो इसका एक्चुअली प्लॉट इस किस्म का होता है, राइट। लेकिन हम लोग ने देखा कि इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, हाँ, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो दिस विल बी इक्वल टू n, यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, ओके, उसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है, n। तो सपोजिंग ये कोई लो टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल ये आपका, सपोजिंग मैं 3 टेम्परेचर्स लेती हूँ, T3 जो सबसे बड़ा है, ये T2 जो उससे कम है,
T1 उससे कम है, तो ये T1 अगर ठंडा गैस है तो इसका V ऑब्वियसली कम होगा, इसका जो पीक है V का ये कम होगा। क्यों? क्योंकि T1 जो है ठंडा है, और हम लोग ने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ठंडे गैस के लिए आपको पीक स्मॉलर वेलोसिटीज पे आएगा। हाँ, लेकिन अब अगर मैं गैस को थोड़ा गर्म करती हूँ, राइट, थोड़ा गर्म करती हूँ, तो क्या होता है, ये पीक आपको आगे बढ़ेगा, लेकिन चूंकि एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट रहना है विच इज इक्वल टू n, राइट, इसीलिए जब ये जो बढ़ेगा और ये पीक को मुझे आगे बढ़ाना है, राइट, फॉर T2, तो ये वाला है और ये थोड़ा ऐसा फैल जाएगा। देखिए ये फैला हुआ है T2 का कर्व, इसका पीक जो है आगे है, राइट, आगे है क्योंकि T2 हॉटर है, ज्यादा गर्म है, यानी कि इसका पीक वेलोसिटी बढ़ के रहेगा बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है विद टेम्परेचर। लेकिन ये जो कर्व है थोड़ा ऐसा फैला हुआ है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट होना चाहिए फॉर रेड कर्व एज वेल एज फॉर ब्लैक कर्व। अब मैं इसको अगर और गर्म करूंगी, राइट, और गर्म करूंगी T3 को, तो ये इसका पीक और बढ़ के आएगा, लेकिन ये और फैला हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि T3 का जो पीक है वो बढ़ के आना है, लेकिन एरिया इन द कर्व हैज टू बी कांस्टेंट, राइट, वो है फंक्शन ओनली ऑफ n, और इसीलिए T3 का ऐसा फैला हुआ है, ये वाला दे रहे ऐसे थोड़ा नैरो है, T1 का थोड़ा नैरो है, T2 का थोड़ा वाइड है, और T3 का और भी फैला हुआ है, राइट। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वेलोसिटीज फॉर ये गैस के जो है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर क्या है, राइट। तो अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए ऐसा आता है, राइट। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर है, राइट। देखिए हम लोग इसमें Yes, ma'am, आपको एट अ गिवन पॉइंट आपको कुछ वैल्यू रहेगा UV/W का, लेकिन चूंकि ये मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मोशन में है, तो ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, राइट, इसके वेलोसिटीज। या आई होप ये आप लोग को क्लियर है ना। हाँ, और ये Yes, ma'am. इसके डेरिवेशन को भी आप जरा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, राइट। अब इसी को अप्लाई करते हुए हम लोग एक चीज करेंगे जो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ, वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज। अब इसको विदाउट डेरिवेशन अगर मैं समझाई तो वो बहुत ऑब्वियस दिखता है। ये बेसिकली कहता है कि आपके x, y और z डायरेक्शन के जो एनर्जीज है, क्या है एनर्जीज, आपके पास मोशन है, राइट। तो तीनों डायरेक्शन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी इन द x डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी इन द y डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी इन द z डायरेक्शन, राइट। और आपको मालूम है कि मूवमेंट जो है रैंडम है, राइट, यानी कि मॉलिक्यूल किसी भी वजह से ये नहीं सोचता कि मुझे x में जाना है कि y में जाना है, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है कोई भी डायरेक्शन में जाने की, राइट, उसके रैंडम वैल्यूज रहते हैं। और इसीलिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या कहता है कि आपका काइनेटिक एनर्जी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन y डायरेक्शन, which is equal to kinetic energy in z direction at the average. तो जो एवरेज वैल्यूज है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द x, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द y एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द z, ये तीनों के जो काइनेटिक एनर्जीज है इसका एवरेज वैल्यू इक्वल है, और ऑब्वियसली इक्वल रहेगा, राइट, क्योंकि आपके ये जो वेलोसिटीज है ये रैंडम है। कोई भी रीजन नहीं है जिसके वजह से मॉलिक्यूल चाहता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, राइट, वो इक्वल प्रोबेबिलिटी से सभी डायरेक्शंस में जा रहा है, और ऑब्वियसली इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी तीनों डायरेक्शंस में सेम रहेगी, राइट। और यही कहता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज। लेकिन अब हम लोग डिराइव करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये है ½ kT, ओके, ईच डायरेक्शन में ½ kT। तो अगर हम लोग 3 डायमेंशनल केस कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है ½ kT प्लस ½ kT इन y डायरेक्शन प्लस ½ kT इन z डायरेक्शन, यानी कि 3 डायमेंशनल केस में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। इसको हम लोग डिराइव करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बस इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ कि अगर हम लोग कहे कि एक एक डायरेक्शन में आपको ½ kT, ½ kT, ½ kT डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो तीनों डायरेक्शंस में
वो तीनों को ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको 3/2 kT मिलता है। कई बुक्स में आप सिर्फ kT भी देखेंगे, वो वैसा रहता है कि अगर आप 2 डायमेंशनल केस देते हैं तो आपको ½ kT + ½ kT इज इक्वल टू kT, राइट। तो इन शॉर्ट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी तीनों डायरेक्शंस में सेम है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन, और वो इक्वली बांटा जाता है एज ½ kT, राइट। जो हमको ऑलरेडी मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली फंक्शन है ऑफ टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। ये जो k है, ये एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है टू टेम्परेचर। तो जितना आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उतना आपका काइनेटिक एनर्जी, और इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या चीज है? ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। उससे हम लोग को मिलता है टेम्परेचर, ठीक है। अब हम लोग ये डिराइव करेंगे, हम लोग ये कर चुके थे बिफोर हॉलीडेज, हॉलीडेज नहीं, बिफोर बॉयकॉट, लेकिन मैं अभी एक और बार आपको वो रिपीट कराती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो मैं फिर से वही अपना, अरे ये मैं ग्रीन, आई थिंक आप लोग को अच्छा नहीं दिखता है, नहीं, लेट अस टेक अ डार्क कलर। तो हम लोग को ये मालूम है कि माई dn इज इक्वल टू n इंटू m by 2 pi kT e to the power of minus m by 2 kT into u square plus v square plus w square du dv और dw, राइट। अब अगर मैं इसको करूंगी dn by n, तो सिर्फ ये मैं इसको थोड़ा चीटिंग करके इसको रब आउट करके मैं सीधा मेरा n यहाँ लिख लेती हूँ, या यहाँ से यहाँ ले, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ u डायरेक्शन का करूंगी तो मेरा dn ऑफ u, राइट, विल मींस ओनली x डायरेक्शन का देख रही हूँ, तो मुझे सिर्फ u का टर्म लेना है, राइट। तो आई विल गेट, सॉरी ये मुझे 3/2 करना है, तो ये मैं क्या लूंगी 2 pi kT और सिर्फ एक हाफ, राइट। एक के लिए मेरे को हाफ मिलेगा, राइट। तो सिंस मैं सिर्फ x ले रही हूँ, मेरे को हाफ लेना रहेगा, e to the power minus m by 2 e to the power of minus m by 2 kT into u squared into du, ठीक है। ये है मेरा ये चीज। अब एवरेज वैल्यू अगर मैं लूंगी x डायरेक्शन के काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगा 1/n, राइट, इंटू ex इंटू dn ऑफ u, राइट। अब ये 1/n इंटीग्रल, और ये ex क्या है? ½ mv स्क्वायर, राइट, ½ m u स्क्वायर इंटू ये सब चीजें m इंटू 2 pi kT, ये हमारा सब dnu है, राइट, e to the power of minus m 2 kT u स्क्वायर इंटू du। अब मैं क्या करूंगी? ये सब चीजों को इसके बाहर निकाल दूंगी, जिसको इंटीग्रेट नहीं करना है, ये सब कॉन्स्टेंट्स है, ये u पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए मैं ये निकाल दूंगी m by 2 pi kT to the power of ½ ये सब बाहर आ गया, ये हाफ भी बाहर आ जाएगा, तो बचता है अंदर क्या? ये एक और m भी यहाँ है, तो ये m भी यहाँ लिख लूंगी, और अंदर बचता है सिर्फ मेरे पास e to the power of m by 2 kT into u square into du। ये u square मुझे यहाँ से मिला है, ओके, और ये u square मेरे को पावर में है, ओके। अब आप क्या करना है, ये आपको आ गया, तो अगर हम लोग कहेंगे कि b इज इक्वल टू, इसको पहले भी करे थे, b इज इक्वल टू m by 2 kT, तो मेरा इंटीग्रल क्या हो जाता है? माई इंटीग्रल इज e to the power of minus b u square into du, राइट। और इसका वैल्यू है, मैं इसका वैल्यू लिखूंगी, और इसका जो वैल्यू है ये है क्या है इसका वैल्यू? ये है ½ इंटू रूट ऑफ पाई बी क्यूब्ड, ठीक है। ये आपको, इसको हम लोग बोलते हैं टैब्यूलेटेड इंटीग्रल्स या फिक्स्ड इंटीग्रल्स, ओके, ये इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी,
राइट। तो मुझे फिर आ जाएगा वैल्यू क्या, मैं इसके बदले में ये टर्म जो मैं है ये इसको मिट दूंगी, राइट। और ये टर्म के बदले में, अरे क्या मेरा हाफ चले गया, सॉरी, ये मेरा हाफ है, और ये इंटीग्रल के जगह में मैं एक और हाफ आ जाएगा मेरे पास, राइट। और यहाँ पे आ गया मेरा रूट ऑफ पाई बाय बी क्यूब, राइट। ओके, ठीक है ना। अब ये वाला भी जो है ना, आप देख सकते हैं कि आपका b इज इक्वल टू m बाय 2kt, तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो है b का ही फंक्शन है, राइट। तो वी गेट m बाय n, ये है m बाय n, ये जो है देखिए आप m बाय 2kt इज इक्वल टू b, सो दिस विल बी इक्वल टू b बाय पाई, राइट। ये है b बाय पाई टू द पावर ऑफ हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ इंटू हाफ विच इज 1/4, और यहाँ पे है पाई बाय बी क्यूब टू द पावर ऑफ हाफ, राइट। आई होप ये आपको क्लियर है, इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, राइट। तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, आपको अरे यहाँ एक n था, एक n था जो मैं वो कर दी, आपको ये n नहीं रहेगा, तो ये n कैंसिल हो जाता है, आपको यहाँ एक n ये निकल जाएगा, तो ये n नहीं है अपने को, तो बचेगा हमारे पास क्या है, m का पावर देखेंगे तो ये है आपके पास m, और यहाँ पे आपके पास देखिए ये है m, ये n निकाल देती हूँ मैं, ये n नहीं है लेकिन ये है, तो b टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा, b टू द पावर ऑफ हाफ, ये 1/4 यहाँ लिख लूंगी, b टू द पावर ऑफ हाफ माइनस 3/2, राइट, दैट इज माइनस b, करेक्ट। एंड पाई का क्या हो जाएगा, ये है मेरा पाई, ये है टू द पावर ऑफ माइनस हाफ, राइट, और ये भी आपको है टू द पावर ऑफ, ये आपको प्लस हाफ है, सो ये आपको क्या आ जा रहा है, दिस इज b बाय पाई, दिस इज पाई टू पावर ऑफ माइनस हाफ, और यहाँ एक रूट पाई है, वहां पे भी रूट पाई है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आपको के पास बचेगा सिर्फ ये m बाय 4 एंड एक m भी यहाँ, अच्छा हाँ m भी यहाँ है, तो m आपके पास कहाँ है, ये है 2.5 3/2, एंड ये b से भी आपको आएगा, तो b से आपको आएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको आएगा m बाय 4 2kt विच इज इक्वल टू kt बाय 2। ये हम लोग इसके पहले भी कर चुके हैं, ये क्यों नहीं लिख रहा भाई, चलिए मैं इसको फिर लिखती हूँ kt बाय 2। तो बेसिकली आपको क्या आता है, आपको ये मैं रिजल्ट यहाँ पे ऊपर लिख लेती हूँ, आपको आता है ex एवरेज इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू हाफ kt, राइट। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको कहा कि सिंस इसका मोशन रैंडम है, राइट, सिंस इसका मोशन रैंडम है, इसीलिए आपका जो एवरेज इन x डायरेक्शन is equal to average in y direction which is equal to average in z direction, तो आपको आएगा ये सब which is equal to half kt, राइट, यानी तीनों डायरेक्शन में आपको हाफ kt हाफ kt हाफ kt आ जाए। तो अगर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं ऑफ x into y into z, आपको आ जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी इन 3 डायमेंशनल केस विल बी इक्वल टू 3/2। और इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग देखे इसमें, ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज। बाय इक्विपार्टीशन आई मीन कि ये तीनों डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी सेम है। और जैसा मैं आपको बोल रही थी, ये लॉजिकली भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि चूंकि मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, और सॉरी ऑफ डायरेक्शन है, इसलिए तीनों डायरेक्शंस में ये सेम रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर है, ये आपके बॉयकॉट के पहले भी हम लोग इसको डिराइव कर चुके थे, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग और देखना चाह रहे हैं कि ये स्पीड्स जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। लेकिन उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे
जो हम लोग भी कर चुके थे, ये हम लोग UVW के साथ करे थे, याद है? हम लोग ये भी एक करे थे, DNC in terms of C, DNC by N is equal to 4 pi M by 2 pi KT to the power of 3 by 2 e to the power of minus M C squared by 2 KT into C squared DC. आई होप आपको ये याद है। देखिए हम लोग इसको डिराइव कैसा करे थे, हम लोग ने लिखा था कि U squared plus V squared plus W squared is equal to C squared, राइट? और हम लोग ने एक स्फीयर बनाया था, अब मैं फिर बनाती हूँ। आई होप आपको याद है, हम लोग ने ऐसे 2 स्फीयर्स बनाए थे जिसमें ये जो ये डिस्टेंस है, अच्छा ये हमारा C था और ये हमारा C प्लस DC है, तो ये जो थिकनेस है ये DC था, राइट? आई होप आप लोगों को याद है, हम लोग ये डेरिवेशन में कर चुके थे। तो हम लोग देख रहे थे ये एरिया, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं जिसका वेलोसिटी रेंज है C एंड C प्लस DC के बीच में। तो वो कितना होता है, ये जो स्फीयर्स है, क्या करते हैं हम लोग, 4/3 पाई C प्लस DC क्यूब माइनस C क्यूब, राइट? यानी कि ये जो 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, राइट, इसके बीच का जो डिस्टेंस वॉल्यूम है वो ये है C प्लस DC क्यूब माइनस C क्यूब एंड दिस। उसी से हम लोग को मिलता है ये फॉर्मूला 4 पाई बाई ये वाला, ठीक है? ये देखिए इसके पहले हम लोग डिराइव कर चुके थे, इसलिए मैं आज उसको डिराइव नहीं करूंगी, लेकिन आपको याद करना है तो जरा आपके नोट्स या वीडियोस में देख लीजिए ये डेरिवेशन। तो ये सेम वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन का डेरिवेशन है, लेकिन सिर्फ इन टर्म्स ऑफ C, नॉट इन टर्म्स ऑफ UVW बट इन टर्म्स ऑफ C, ठीक है? आई होप ये आप लोगों को क्लियर है ना? हाँ, आप लोग है कि चले गए? मैम यस मैम। यस मैम, यस मैम। हाँ, आवाज नहीं सुनाई दे रही किसी की भी। ओके, तो ये तो आपको क्लियर है ना? आप जरा वो नोट्स में भी यस मैम, ठीक है। नोट्स में भी है इसका डेरिवेशन और वीडियोस में भी है। वीडियोस आपके रोज रोज अपलोड हो जा रहे हैं, ओके? क्योंकि वो लाइव पे है ना, तो एनीवे वो आगे बढ़िए, तो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो हमें ये इस्तेमाल करना है, यानी कि जो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। तो पहली चीज हम लोग ये डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि हमारी एवरेज स्पीड जो है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है सब वेलोसिटीज का, तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, राइट? तो एवरेज स्पीड क्या होगा, C बार, राइट? और C बार हमें कैसे मिलेगा? C bar will be integral of DNC, right, into C, right, into DC by N, right? ये आपको देगा आपको एवरेज वेलोसिटी, यानी कि मैं इंटीग्रेट करने वाली हूं। अगर मेरा ये आपका N है और ये है मेरा C या वेलोसिटी, मैं ये कर्व को इंटीग्रेट करने वाली हूं और डिवाइड करने वाली हूं बाय N, ताकि मैं पता करूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, राइट? अब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट? आपके पास ऑलरेडी है DNC by N आपके पास है, और उसको C में बस मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो मेरे पास ये इंटीग्रल ऑलरेडी है, तो मैं बट जस्ट फॉर कन्वीनियंस लेट अस राइट B is equal to M by 2 KT, ठीक है? M by 2 KT हम लोग B को लिखेंगे ताकि ये सब चीजें हमको लिखना ना पड़े, ओके? सो अब आपको देखिए, आपको आ गया 4, ये क्या टर्म है? ये क्या टर्म है? B by आपको आएगा B by pi, राइट? B by pi, और इसको आप लेंगे 3/2, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शंस में कर रहे हैं ना, तो 3/2 आ जाएगा। और यहाँ अंदर क्या है आपके पास? अंदर मेरे पास ये है, देखिए ये एक मेरे पास C स्क्वायर्ड है, एक और C आ गया, यानी कि मेरे पास C क्यूब्ड आ गया, राइट? ओके, तो ये इंटीग्रल जो है मुझे आएगा C क्यूब इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस B C स्क्वायर इंटू DC, ठीक है?
देखिए ये है मेरा b बाय पाई 3/2, ये एनीवे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन एक ये c है, राइट, और एक ये c स्क्वायर्ड है मेरे पास, राइट, तो मुझे आ जाएगा c क्यूब्ड, राइट, ऑन दिस। अब आप लोगों को ये सब जो टैब्यूलेटेड इंटीग्रल्स है वो याद रहने पड़ेंगे। एक मिनट, मैं इसको यहाँ साइड पे लिख लेती हूँ। ये है आपका टैब्यूलेटेड इंटीग्रल जो आपको याद रखने का है, वो है आपका कि इंटीग्रल c क्यूब्ड e टू द पावर ऑफ माइनस बी सी स्क्वायर डी सी, ये वैल्यू इज इक्वल टू 1/2b स्क्वायर, ओके, 1/2b स्क्वायर। तो ये वाला जो है, ये चीज के लिए मैं लिखूंगी 1/2b स्क्वायर, राइट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अब आई विल राइट ये, तो मुझे आ जाएगा 4 पाई b बाय पाई टू द पावर ऑफ 3/2, ये यही चीज मैं जस्ट कॉपी कर रही हूँ, और इसके जगह में मैं लिखूंगी 1/2b स्क्वायर, राइट। तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, you have this 4 and 2, so that becomes 2, right? पाई का वैल्यू क्या हो जाता है, ये है पाई, ये है आपको 1, ये है आपको -3/2, राइट। सो यानी कि -1/2 माइनस रूट, यानी कि ये आएगा आपको रूट ऑफ पाई, तो मैं 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पाई, करेक्ट, क्योंकि ये है पाई और ये है 3/2, तो आपको पाई आ गया। अब b का वैल्यू क्या आने वाला है आपको, ये है आपका b टू द पावर ऑफ 3/2 माइनस आपको 2, राइट, ठीक है ना, माइनस आपको, तो ये अच्छा, ये b पावर 3/2 एंड -2, सो दैट इज b रूट, सो आपको आएगा वैल्यू रूट ऑफ, अच्छा ये 4 and 2, ओके, रूट ऑफ 4/5b, एक मिनट, हाँ, ये एक्चुअली ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें मैम इससे पहले वाला वैल्यू बताइए ना मैम, क्या था वो, तो सॉरी, मेरे को एक मिनट, हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे दे, बोलिए। ये जो अभी का जो वैल्यू निकल रहा है ना, इससे पहले का जो वैल्यू था वो क्या था, वो भी नहीं समझ में आया हमेशा थोड़ा b यही था, हमेशा हम लोग इसमें पूरे चैप्टर में b इज इक्वल टू 2/kt हमेशा, और a इज इक्वल टू b बाय पाई, ये हमेशा कर रहे हैं, ये पूरे चैप्टर में ही वैसा है, ठीक है, वो बदल नहीं रहा, आपका a इज इक्वल टू b बाय पाई और आपका b इज इक्वल टू m/2kt, ये सेम है, ठीक है। तो ये जो कोएफिशिएंट है ये आपका a क्यूब का है, और ये वाला a 3/2 का है, और e टू द पावर ऑफ -b इंटू वॉट एवर यू स्क्वायर्ड या जो भी है, ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट ही है, वो सेम है, ओके, ठीक है ना। यस मैम, यस मैम। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आता है -1/2 में, हाँ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखिए आपको आ गया 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पाई, राइट, क्योंकि दिस इज पाई -3/2, सो रूट ऑफ पाई, राइट, रूट ऑफ भी आएगा ना मैम। एक मिनट, मेरे को यहाँ कुछ गड़बड़ दिखे, एक मिनट जस्ट इसके मैम सिंपली 2 बाय लिखिए √πb, हाँ 2 बाय √πb आंसर होगा मैम का। एक मिनट, हाँ जस्ट एक मिनट मुझे दीजिए, ये जो मैं टेक्स्ट बुक देख रही हूँ उसमें कुछ मिस्टेक है, इसलिए वो नोट्स में देखना आपको जरूरी है, मैं अभी टेक्स्ट बुक देख रही हूँ, जस्ट गिव मी एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट। लेकिन एक बात आप लोग को बता दूं कि स्पेसिफिकली इसमें, राइट, आप लोग को हर चीज डिराइव करनी है बुक में करके, ओके, तो प्लीज आप लोग डिराइव कीजिए, ओके, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये एक मिनट दीजिए, मुझे दरवाजा खोलना है।
हाँ ठीक है, तो ये हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे, राइट? तो वील कंटिन्यू विद दिस। तो आपको ये आ गया, ये तो आपको अच्छा ये है आपका इंटीग्रल। ये इंटीग्रल को जो हम लोग ने बताया था, ये मैं फिर इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे, कि हमारा इंटीग्रल जो है e to the power of minus bc squared into c cubed dc, this is equal to 1 upon 2b squared, जो मैंने यहाँ पे लिखा, राइट? तो अब जब आप इसको करेंगे तो आपको मिलता है ये, राइट? तो आपको मिलता है ये विच इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ पाई एंड b आपको ये चीज अंडर रूट बी this, so 2 divided by root of pi and b to the root of b, right? यानी Yeah. कि आपको यहाँ पे आएगा दिस विल बी, अब एक पूरा अगर रूट में लेना है, ये 2 है ना, तो अब मैं इसको रूट में लेना चाह रही हूँ, तो आपको रहेगा 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू बी। ये ठीक है ना? ओके, हाँ, मैंने पूरे को रूट में ले लिया। ओके ठीक है। ये 2 को भी रूट, क्योंकि ये दोनों रूट में है ना, दोनों को रूट में ले लिया, तो ये हो जाएगा आपको 4 बाय पाई रूट ऑफ बी विच इज इक्वल टू 4 बाय पाई। अगर आप कैलकुलेटर से देखेंगे, अभी मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाती हूँ, तो आपको 4 डिवाइडेड बाय पाई is equal to 4 divided by 3.14 which is equal to 1.27, हाँ 1.27, और इसका रूट निकालने का है टू द पावर ऑफ 0.5 1.12, नहीं ये कुछ गलत, हमको एक्चुअली आने का है 1.59, और ये k जो है ये m/2 kt है, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख नहीं रहा मैं, एक मिनट इसको ऊपर लिखती हूँ, ये हो जाएगा आपका 1.59, और आपके पास है पाई b, तो आप ये लिखेंगे, यू विल राइट b इज इक्वल टू व्हाट, m/kt, और ये है आपका ये m, सॉरी एक मिनट है, ये m/2 kt ये है आपका, और पाई, हाँ पाई तो हम लोग ने ले लिया है, तो आपको ये आ जाएगा एंड ये हो जाएगा, उप्स सॉरी, ये हो जाएगा आपको ये, तो यू विल गेट 1.59 रूट ऑफ kt बाय m। मैं इसको यहाँ साइड में लिखती हूँ बड़े इसमें, तो आपका c बार हो जाएगा 1.59 रूट ऑफ kt बाय m। जो देखिए, आप देखें तो ऑब्वियस दिख रहा है कि जैसा टेम्परेचर बढ़ता है, हम लोग ने कहा मीन वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, राइट? लेकिन आपके मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा मैसिव रहेंगे, राइट, ज्यादा भारी रहेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, राइट? क्योंकि भारी मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट? इसलिए आप देख सकते हैं कि आपका जो एवरेज वेलोसिटी है ये ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल है टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू मास, राइट? क्योंकि ज्यादा भारी पार्टिकल्स के लिए ऑब्वियसली आपकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग मीन वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, राइट, कंपेयर टू आपका जो वैल्यू है फॉर हल्के मॉलिक्यूल्स, राइट? अब आज हम लोग ये कल कंटिन्यू करेंगे, जब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग 3 चीजें करने वाले हैं, ओके, जो कंप्लीट हम लोग कल करेंगे। एक, हम लोग ये एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, राइट? सेकेंड चीज हम लोग निकालेंगे इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैसे होंगी? यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो आपको होमवर्क के लिए देती हूं मैं, उसमें आप ऑब्वियसली क्या करेंगे,
मैक्सिमा आपको कब आ जाएगा? जब डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो आपको वही इक्वेशन जो था हमारा dnc/dc, इसको आप लिखेंगे 0। तो dnc/dc हम लोग लिखे थे, राइट? dnc/dc इज इक्वल टू वो सब 4 पाई, वो सब करे थे। तो आप उसका डेरिवेटिव अगर 0 करेंगे तो आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है। और तीसरी चीज हम लोग करने वाले हैं, वो है जिसको हम लोग बुलाते हैं आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड का मतलब क्या है कि सपोजिंग मॉलिक्यूल का एक का C1 है, C2 स्क्वायर्ड है, C3 स्क्वायर्ड है, C4 स्क्वायर्ड है, ये सभी को मैं अगर जोड़ूंगी और इसका एवरेज वेलोसिटी निकालूंगी तो ये हो जाएगा मेरा आरएमएस स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी, राइट? यानी कि ये सभी को मैं लेके इसका मैं रूट निकालूंगी। इसको हम लोग बुलाते हैं रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। और ये तीनों चीजों को हम लोग ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से ये तीनों में फर्क है, राइट? मैं भी वही आप लोग को समझाना चाह रही हूँ कि एक चीज है एवरेज वेलोसिटी, एक चीज है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और दूसरी चीज है आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड में क्या करती हूँ मैं? एक एक स्पीड को स्क्वायर करती हूँ। देखिए स्क्वायर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको प्लस डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन दोनों भी हो सकते हैं, राइट? तो पॉजिटिव सी हो सकता है, माइनस सी होता है, राइट? अगर मैं डायरेक्टली उसको जोड़ूंगी तो मुझे 0 आ जाएगा, तो इसलिए मैं उसको स्क्वायर करके जोड़ती हूँ और उसको डिवाइड करती हूँ बाय n, और फिर उसके बाद उसका रूट निकालती हूँ। तो ये मुझे देता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट? तो हम लोग अब कल के क्लास में ये डिराइव करेंगे कि ये तीनों वेलोसिटीज क्या होते हैं और इनके बीच में फर्क क्या है, राइट? लेकिन मैं आज चाह रही हूँ कि एटलीस्ट आप कॉन्सेप्चुअली समझे कि ये तीनों चीज में फर्क क्या है, राइट? आई होप आप क्लियर है। एवरेज का मतलब क्या है? सपोजिंग आपके पास C1, C2, C3, C4 ये अलग अलग पार्टिकल्स के वेलोसिटीज है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है? मैं C1, C2 सभी को जोड़ के अगर इसको डिवाइड करूंगी बाय n, तो ये हो जाता मेरा एवरेज। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है? जिसमें डेरिवेटिव ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 0, यानी कि ज्यादातर, उसको स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बोलते हैं मोड। आपको मालूम है, राइट? मोड का मतलब क्या है? मोड का मतलब है जो ज्यादातर होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल सपोजिंग आप पैंट्स बेच रहे हैं, राइट? तो आप देखते हैं कि लोग खरीदते हैं साइज 26, 28, 30, 32, 34, 36। हाँ, ये पूरे साइजेस के पैंट्स लोग खरीद रहे हैं, राइट? लेकिन अगर आप उसका एवरेज निकालेंगे तो आपको कुछ आएगा। सपोजिंग आपको एवरेज आता है, एवरेज साइज है 30.57, राइट? लेकिन 30.57 का पैंट आप नहीं बनाएंगे, राइट? वो कोई मतलब का नहीं है। इसीलिए आप क्या करते हैं? आप ज्यादातर क्या करते हैं? सपोजिंग आपका ये एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 30.57, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या करेगा? जो पैंट्स बनाता है वो क्या करेगा कि ज्यादातर पैंट्स को बनाएगा, ज्यादा चॉइस रखेगा फॉर साइज 30, फॉर साइज 32, क्योंकि एवरेज वैल्यू ये है, मोड ये है, और शायद ज्यादातर लोग 32 साइज ज्यादा खरीदते हैं। तो ये जो मोड साइज है 32, ये साइज के वो ज्यादा पैंट्स बनाएगा, राइट? तो मोड का वैल्यू है क्या ज्यादा अकर होता है, राइट? जो फैशन में है, ज्यादा क्या आ रहा है, तो ज्यादा पार्टिकल्स है जिसकी वैल्यू ये होती है, इसीलिए ये वैल्यू का ज्यादा बनाते हैं, राइट? 26 साइज के कम बनाएंगे, 36 साइज के कम बनाएंगे, लेकिन 30, 32, 34 के बहुत बनाएंगे, राइट? क्योंकि ज्यादातर लोग ये साइजेस खरीदते हैं। ओके, आरएमएस स्पीड में हम लोग क्या करते हैं? इंडिविजुअली ये वैल्यूज को स्क्वायर करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय n और रूट करते हैं, ठीक है? तो आप में से जो इंटरेस्टेड है आज बैठ के वो फॉर्मूला लीजिए, एक तो डेरिवेटिव निकालिए और इस तरह से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालिए, और आरएमएस निकालने के लिए भी इसके स्क्वायर्स निकाल के इसका वो कीजिए, ठीक है? तो जैसे हम लोग ने एवरेज के लिए किया, आप स्क्वायर के साथ कीजिए
और उसको n से डिवाइड कीजिए, ठीक है। और कल के क्लास में ये पूरा मैं डिराइव करूंगी, सो डोंट वरी, कल के क्लास में ये डिराइव होगा। लेकिन आज अगर आप लोग को ट्राई करना है तो आप लोग ट्राई कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आई होप आप लोग को दिमाग में क्लियर है कि ये तीनों चीज में फर्क क्या है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड व्हाट इज आरएमएस स्पीड, ठीक है। चलिए मैं यही रोकती हूँ, आप लोग प्लीज अटेंडेंस स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए फॉर अटेंडेंस, चैट पे लिख लीजिए। हाँ बोलिए। मैम मैं बोला था कि आईआईटी जेम के लिए भी गाइड करते रहिए आप बीच बीच में। हाँ ठीक है, लेकिन अभी आपको थोड़ा टाइम है ना, या कब देने वाले हैं? पेपर है अगले साल। हाँ तो अभी आपको फेब में देना है ना। माजिद स्क्रीनशॉट ले लो माजिद। जी मैम, तो आप इसे मतलब बीच में गाइड करते रहिए कैसे हमको प्रिपरेशन करना है, क्या करना है। तो एक्चुअली उसके लिए बेस्ट तरीका ये है, मेरे पास डिपार्टमेंट में शायद है, मैं एक्चुअली कई खरीदी थी जैम के बुक्स जो मैं स्टूडेंट्स में ही बांटती, तो हम लोग टॉपिक वाइज देख सकते हैं, यानी कि ये टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप में से कोई हाँ जैम के जो क्वेश्चंस है फॉर थर्मोडायनामिक्स, हाँ उसका एक क्वेश्चन बैंक बनाइए, उसको जमा कीजिए, ठीक है, और वो शेयर कर दीजिए सभी के साथ, ओके। तो सभी लोग उसको क्या बोलते सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल थर्सडे की क्लास जो हमारी 11 बजे की क्लास है, वो वाले में हम लोग जैम के प्रॉब्लम्स ही करेंगे, ठीक है। ये बेहतर रहेगा। तो ये कौन है जो जमा करने वाला है जैम के? देखिए आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जैम के क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जी मैम। ओके। तो आप प्लीज वो जमा कीजिए, शेयर कीजिए। टेस्ट वाला थर्मोडायनामिक के सिर्फ ना क्वेश्चन नहीं, वो मैम पॉम्पलेट भी आता है 200-250 रुपए में आता है, उसमें 2005 से लेके पेपर्स। मालूम है, मेरे पास कई मैं से खरीदी, लेकिन मैं कई स्टूडेंट्स को दे दी, तो मुझे मालूम नहीं मेरे पास जी मैम, वो भी मिलता है वैसे भी। हाँ बिल्कुल मिलता है, वो अच्छा है, वो ले लीजिए आप लोग और जरा शेयर कीजिए स्पेसिफिकली थर्मल फिजिक्स के प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम लोग मैम असगर के पास वो बुक होगा, इसलिए असगर ही भेज दे क्वेश्चन। क्या चीज?